हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम विलियम शेक्सपियर के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, नेट हो, हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। 3 लेक्चर्स अब तक हम पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तीनों लेक्चर्स तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं जाकर। अब जो ये 4th वीडियो है इसमें हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, अलग अलग किताबों से इकट्ठा कर रहे हैं आपके लिए क्वेश्चंस। उनमें से कुछ किताबें आपके पास हो भी सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं। अब पिछले कुछ तीनों वीडियोस एक ही दिन रिकॉर्ड करी थी हमने और आपके कमेंट आ रहे थे कि वो क्वेश्चंस नज़र नहीं आ रहे हैं आपको स्क्रीन पर। तो इस वीडियो में आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफ़ी अच्छे से आपको नज़र आएंगे। वो कमी हमने सुधार ली है वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या क्या क्वेश्चन है आपके लिए जो लेकर आए हैं हम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो शेयर करें। आप जिस भी ग्रुप में आप हैं, अलग अलग ग्रुप्स में आप ऐड हैं मुझे पता है, तो सब जगह शेयर करिए जो भी इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है और एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द मैच दैट डज नॉट मैच। उस मैच को चुनिए जो मैच नहीं करता है। तो देखिए, टचस्टोन एज यू लाइक इट का कैरेक्टर है या नहीं? बिल्कुल है टचस्टोन एज यू लाइक इट का कैरेक्टर। ये रोजलिंड के साथ जंगल जाता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, अगर आपको याद हो तो। गॉन्ड्रिल किंग लियर का कैरेक्टर है या नहीं है? बिल्कुल है, किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी है गॉन्ड्रिल। सिन्ना जूलियस सीजर में है या नहीं है? बिल्कुल है, बल्कि दो सिन्ना है, सिन्ना द कॉन्स्पिरेटर और सिन्ना द पोएट। ठीक है। गोबो 12th नाइट में है या नहीं? ये नहीं है, गोबो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। तो डी इसका आंसर होगा, ये मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स द 7 एजेस ऑफ मैन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी 2010 में आया हुआ है। विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में मनुष्य की 7 एजेस का जिक्र है? आप जानते हैं एज यू लाइक इट में ही है वो जिक्र भी। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि विलियम शेक्सपियर का जो ये प्ले है एज यू लाइक इट, उसके एक्ट 2 सीन 7 में जेक्स ये लाइन बोलता है, ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, है ना, याद होगी आपको वो। तो उसी में वो 7 एजेस ऑफ मैन का जिक्र करता है। तो एज यू लाइक इट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीजीटी 2001 में आया हुआ है, बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वॉज डन। विलियम शेक्सपियर की जो बेहतरीन रचनाएं हैं वो कब लिखी गई? 1595 से पहले, 1601 के बाद, मतलब पहले, 1612 के बाद या 1603 के बाद? तो आंसर इसका होगा डी, 1603 के बाद विलियम शेक्सपियर की सबसे महान रचनाएं लिखी गई हैं। वैसे तो स्पेसिफिकली 1600 के बाद ही मैं मानूंगा कि 1600 के बाद विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी अच्छे अपने प्लेस को लिखा। जैसे 1602 में ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल और मेजर फॉर मेजर 1604 1605, ओथेलो लिखा 1604 1605 में, किंग लियर लिखा 1605 1606 में। तो 1600 के बाद मैं मानता हूँ कि विलियम शेक्सपियर के बेस्ट वर्क्स लिखे गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट। लाइनों को पढ़िए और जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उस सवाल का जवाब दीजिए। तो लाइन्स देखिए ज़रा। ओ जूलियस सीजर, thou art mighty yet, thy spirit walks abroad and turns, our swords in our proper external. What is the essence of this statement? आपको इस स्टेटमेंट का भाव बताना है। ठीक है। तो आंसर है इसका बी, सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। कि सीजर जो है वो ताकतवर है अपनी मौत के बाद भी। आपने अगर जूलियस सीजर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ब्रूटस ये लाइनें बोलता है और जब उसे ये एहसास हो जाता है, वो बैड ओमिन्स उसे नज़र आ जाते हैं कि उनकी हार तय है, तब वो ये कहता है कि जूलियस सीजर, तुम मरने के बाद भी बहुत ताकतवर हो और तुम्हारी जो आत्मा है वो यहीं हमारे आसपास मंडरा रही है। ये भी आप जानते हैं कि इन्हें आत्मा नज़र आती है जूलियस सीजर की। अगला क्वेश्चन है, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ किसका भूत देखता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर है ए, बैंको का भूत दिखता है उसे, वो दावत वाले दिन। ठीक है, जिस दिन ये भाड़े के कातिलों को बुलाकर उसको मरवाने की कोशिश करता है और जिसमें बैंको मारा जाता है, लेकिन बैंको का जो बेटा है वो बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, वीनस एंड एडोनिस इज़ अ पोयम बाय। किसने लिखी है भाई वीनस एंड एडोनिस? सब जानते हैं विलियम शेक्सपियर की पोयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर।
to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. तो भाई ये शेक्सपियर की टोम्ब पर लिखी हुई हैं, शेक्सपियर की कब्र पर, उनके मकबरे पर गुदी हुई लाइनें हैं ये। जी हाँ, ये विलियम शेक्सपियर का एपिटैफ है, ठीक है। ये विलियम शेक्सपियर ने खुद लिखा था और ये उनकी कब्र पर गुदा हुआ है। उस वक्त पता है क्या होता था, जब विलियम शेक्सपियर का टाइम जो था उसमें क्या होता था, जो कॉफिन वगैरह होते थे जिसमें शव होता था कब्रिस्तान में, तो नई कब्र दफनाने के लिए, जगह बनाने के लिए उसे जला दिया जाता था, ठीक है। तो वो जो प्रथा थी वो विलियम शेक्सपियर को बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करना जब मैं सो रहा हूँ अपनी कब्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर फ्रॉम द लाइन्स, ये लाइन कहाँ से ली गई हैं ये आपको पहचान कर बताना है। फेयर नो मोर द हीट ओ द सन, नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस, thou thy worldly task hast done, home art gone and take thy wages। किसकी लाइन है ये भाई? सिम्बलन की लाइन है ये, ए इसका आंसर होगा। टीजीटी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजाज ऑफ। वीनस एंड एडोनिस शेक्सपियर ने जो लिखी है पोयम, वो किस प्रकार के स्टैंजाज में लिखी गई है, यानी उसमें 4 लाइनों के स्टैंजा हैं या 6 लाइनों के हैं? तो उसमें 6 लाइनों के स्टैंजा हैं, ठीक है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मिल्टन देयर इज़ ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्केर्सली एनी। ये रिमार्क किसने दिया था, किसने किया था विलियम शेक्सपियर के ऊपर? देखो, जो भी ये शख्स हैं, जो भी ये बोल रहे हैं, वो उनका मानना यह है कि जब हम मिल्टन को पढ़ते हैं तो नज़र आता है कि मिल्टन ने एफ़र्ट किए हुए हैं, प्रयास किए हुए हैं अपनी राइटिंग्स में। लेकिन जब शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो वो प्रयास मुश्किल से ही नज़र आते हैं। जी हाँ, आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड, डी। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये टिप्पणी की थी विलियम शेक्सपियर के ऊपर, और मैं आपको बताऊं, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। जब आप तराजू में तोलेंगे विलियम शेक्सपियर को और जॉन मिल्टन को, तो आप पाएंगे कि जॉन मिल्टन ज़्यादा महान है, लेकिन विलियम शेक्सपियर पायोनियर है, इसलिए उनका दर्जा हमेशा ऊपर रहेगा। बात क्लियर हो गई? जैसे अगर मैं थोड़ा सा और समझाऊं इस बात को, मैथ्यू आर्नोल्ड के इस पर्टिकुलर रिमार्क को, तो विलियम शेक्सपियर ने जितने भी प्लेस लिखे ना, वो कभी वो फ्रेंच प्लेस से इन्फ्लुएंस होकर लिखते थे, कभी इटालियन से, कभी ग्रीक से, कभी रोमन से, यानी अपनी पर्सनल कहानियाँ जो उनके दिमाग की उपज थी वो बहुत कम है। लेकिन मिल्टन ने जो लिखा वो सब उनका है, ठीक है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड का भाई ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी हद तक ठीक लगता है मुझे। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेट्स। जब आप रोमियो एंड जूलियट पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन आती है, माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेट्स। इसको समझाओ, इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। देखो, जैसा आप जानते हैं कि जूलियट जो है वो कैपुलेट परिवार की लड़की है, रोमियो जो है वो मॉन्टेक परिवार का था, दोनों परिवारों में दुश्मनी थी। तब रोमियो ये लाइन कहता है कि मेरा जो जीवन है ना, वो मेरे दुश्मन का उधार है। तो जूलियट को दरअसल वो एक उधार कह रहा है, और उधार जो होता है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है और उसकी पेमेंट देनी पड़ती है आपको, और रोमियो को ऐसा लगता है कि उसकी जो पेमेंट होगी वो उसका दुश्मन स्वीकार नहीं करेगा। तो सी इसका आंसर है दैट ही लव्ड जूलियट, कि वो जूलियट से प्यार करता है, हु वॉज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली, जो उसके परिवार के दुश्मन की बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज सैम वैनामेकर, जो 1919 में पैदा हुए और 1993 में मरे, वो शेक्सपियर से कैसे संबंधित थे? आंसर है इट वॉज हिज विज़न टू रीबिल्ड द ग्लोब। जी हाँ, सैम वैनामेकर का ही वो विज़न था, आइडिया था, विचार था, सपना था कि वो ग्लोब थिएटर को दोबारा से बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी और वो ख़त्म हो गया था, तो सैम ने ही ये तय किया कि हम दोबारा से ग्लोब थिएटर को बनाएंगे, और ग्लोब थिएटर आज भी है लंदन में, आज भी लोग जाते हैं। एक तरीके से वो म्यूज़ियम टाइप है इस वक्त। तो अब अगर मैं आपको थोड़ा सा सैम वैनामेकर के बारे में बताऊं, तो पूरा नाम तो सैमुअल वैनामेकर है, और अमेरिकन एक्टर रहे हैं, एक्टर और डायरेक्टर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई हैं। बाद में ये यूनाइटेड किंगडम में जाकर रहने लगे थे, क्योंकि इन्हें हॉलीवुड मूवीज़ से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, क्योंकि थोड़े से कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते थे, और भाई आप जानते हैं कैपिटलिस्ट कंट्री है अमेरिका, वो बर्दाश्त नहीं करती है।
बड़ी फेमस मूवीज़ इन्होंने बना रखी हैं भाई, गूगल कर देखिएगा आप कभी इनके बारे में। तो इन्होंने ही वो आइडिया दिया था कि हमें विलियम शेक्सपियर जैसे महान थिएटर आर्टिस्ट को, महान प्ले राइट को दोबारा श्रद्धांजलि देनी चाहिए, दोबारा से ग्लोब थिएटर बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू? विलियम शेक्सपियर रिटायर होकर कहाँ गए? तो देखिए विलियम शेक्सपियर का जन्म स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन में हुआ, उनका रिटायरमेंट भी वहीं था, लंदन छोड़ दिया था उन्होंने लास्ट टाइम में अपने जीवन में, तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, विच ऑफ दीज फ्रेजेज अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन? इनमें से कौन सा फ्रेज़ है जो विलियम शेक्सपियर की कब्र पर मिलेगा आपको? अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, पढ़कर सुनाया था हमने, तो डी इसका आंसर होगा, क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। वो क्रस्ट करते हैं ना कि जो भी मेरी हड्डियों को हिलाएगा, ठीक है, जगह बदलेगा, मैं उसे श्राप देता हूँ। मैंने आपको बताई थी ना कहानी, उन्हें पसंद नहीं थी वो प्रथा कब्रों को हटाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक दो बातें और फालतू बताएंगे हम आपको यहाँ पर, जैसा बता ही रहे हैं। ग्लोब थिएटर में क्या हुआ था 1613 में? तो भाई आंसर है इसका डी, इट बर्न्ट डाउन, वो जलकर खाक हो गया था। देखो 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लगी, 29 जून की बात है ये, 1613 29 जून। और ग्लोब थिएटर के अंदर हेनरी द फिफ्थ जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसे परफॉर्म किया जा रहा था। तो उसमें कोई सीन है जिसमें वो तोप का इस्तेमाल करते हैं, तो भाई उससे एक स्पार्क निकला और स्पार्क से एक्सीडेंटली छत पर आग लग गई ग्लोब थिएटर के, और 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा ग्लोब थिएटर जलकर स्वाह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर? इनमें से कौन सा एक है जो विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा? हैमलेट लिखा है, टेम्पेस्ट लिखा है, जूलियस सीजर लिखा है, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइडे विलियम शेक्सपियर की रचना नहीं है। डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइडे ये नॉवेला है एक, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखी थी 1886 में, ये विलियम शेक्सपियर की रचना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट? इनमें से किसने सबसे पहले राइटिंग स्टार्ट करी थी, लिखना स्टार्ट किया था? विलियम शेक्सपियर ने, जॉन मिल्टन ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, या पीजी वर्डहाउस ने? तो ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर जो है इनमें सबसे ज़्यादा सीनियर है, जो सीनियर है उसी ने सबसे पहले लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन? टीजीटी 2004 में आया हुआ है कि इनमें से कौन एक ब्रिटिश सिटीज़न नहीं है? देखिए जॉन मिल्टन भी ब्रिटेन के सिटीज़न हैं, विलियम शेक्सपियर भी, विलियम वर्ड्सवर्थ भी, कैथरीन फ्रैंक नहीं है। कैथरीन फ्रैंक जो है वो एक अमेरिकन ऑथर हैं, बायोग्राफर हैं, इस वक्त इंग्लैंड में रह रही हैं, ठीक है, और ये अभी मरी नहीं है, कैथरीन फ्रैंक अभी ज़िंदा हैं, ठीक है, और बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। ख़ासतौर से इनकी एक बुक बहुत कंट्रोवर्शियल है, इंदिरा, द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी, ये बायोग्राफी है इंदिरा गांधी की, इसके लिए ये बड़ी फेमस हैं कैथरीन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्ट इज़? जो भाषा विलियम शेक्सपियर ज़्यादातर ड्रामा में ज़्यादातर हिस्से के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? यानी वो पोएटिक प्रोज में लिखते हैं, ब्लैंक वर्स में लिखते हैं, नैरेटिव पोएम में प्रोज में लिखते हैं, या ड्रामेटिक वर्स में लिखते हैं? तो बच्चा जानता है कि विलियम शेक्सपियर ब्लैंक वर्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने ड्रामाज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, शेक्सपियर सोनेट्स 1 से लेकर 126 तक जनरली शो अ री इनेक्शन ऑफ? किसका री इनेक्शन दर्शाती हैं सोनेट्स 1 से लेकर 126 तक? सो भैया जो हमसे पढ़े हुए हैं ऑनलाइन क्लास में या ऑफलाइन क्लास में वो जानते हैं, हमने आपको बताया था कि सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 तक उसमें वो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप बता रहे हैं एक जवान रिच पैट्रॉन से। अब हमने आपको बताया था क्लास में कि रिच पैट्रॉन जो है, जो संरक्षक है, वो दरअसल कोई और नहीं, फेयर यूथ ही है, फेयर लॉर्ड ही है, जिससे अफेयर चल रहा है विलियम शेक्सपियर का। ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा। देखो भाषा अलग है लेकिन आपको पढ़ाया जा चुका है, तो आपको वहाँ बस अपने दिमाग की बत्ती जलानी है। भाषाएं अलग हो सकती हैं, क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग हो सकता है, या ऑप्शंस अलग तरीके से लिखे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पढ़ा दिया गया और उससे अलग आ जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस? विलियम शेक्सपियर ने कब अपने प्लेस लिखे? तो 16 एंड 17 सेंचुरी में लिखे हैं। कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद? लंदन के उस थिएटर का नाम बताइए जिससे विलियम शेक्सपियर संबंध रखते हैं। सबको पता है, द ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर? इनमें से कौन सी ऐसी थिएटर कंपनी है जो
शेक्सपियर ओन करते थे, शेक्सपियर उसके मालिक थे। वेयर हिज मास्टर पीसेस वर फर्स्ट परफॉर्म, जहाँ उनके मास्टर पीसेस को सबसे पहले परफॉर्म किया जाता था। फिर से आंसर ग्लोब, ठीक है, PGT 5 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन्ड। पहला नाम क्या था उस कंपनी का जिस कंपनी का इस वक्त नाम है किंग्समैन, जो विलियम शेक्सपियर जिसके सह मालिक थे, ठीक है। ये भी एक थिएटर कंपनी है जो थिएटर में परफॉर्म कराती है और विलियम शेक्सपियर इसके भी मालिक थे। इसका नाम बदला था और बदल कर किंग्समैन किया गया था। क्या नाम था इसका पहले? आंसर है डी, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। जो क्लास में हमने बताया था कि इसका रॉयल पेटेंट करा दिया था और इसे राजशाही परिवार ने खरीद लिया था, तब से इसका नाम किंग्समैन पड़ गया था। पूरी बात कुछ इस तरह से है कि 1603 में किंग जेम्स फर्स्ट गद्दी पर बैठे थे और वो इस कंपनी के पैट्रॉन बन गए थे, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर दरअसल वो किंग्समैन के नाम पर इनका नाम पड़ा है। तो वो अगर पूछ लिया जाए किसी एग्ज़ाम में कि ये किंग कौन से वाले किंग हैं जो एक किंग्समैन कंपनी का नाम है, तो वो दरअसल किंग जेम्स फर्स्ट हैं, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ के मरने के बाद की बात है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। जूलियस सीजर को किस वक्त के बीच में आप रख सकते हैं? TGT 2004 का क्वेश्चन है, द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज़ के बीच में, ठीक है। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, क्या मतलब है इस बात का? देखो, जूलियस सीजर हिस्ट्री भी है और जूलियस सीजर ट्रेजिडी भी है, तो इन दोनों के बीच में झूलता प्ले है विलियम शेक्सपियर का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। TGT 2009 में पूछा गया कि कॉर्डेलिया किंग लियर में अपने पापा राजा लियर की मदद करने के लिए आती है, क्योंकि? आंसर है सी, आउट ऑफ अ जेन्युइन लव फॉर हिम, ठीक है, क्योंकि वो वाकई में वास्तव में अपने पिता से प्यार करती है। अगर आपने किंग लियर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि गॉन्ड्रिल, रीगन और कॉर्डेलिया, इनमें से कॉर्डेलिया ही ऐसी एक बेटी है जो किंग लियर से सच्चा प्यार करती है और वो चापलूसी करने से मना कर देती है अपने पिता की। वो कहती है कि पिता, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि बेटी को अपने पिता से करना चाहिए। लेकिन भाई आपको पता ही है राजा लियर तो पागल हो चुका होता है उस वक्त, वो इसे निकाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिनिटी। किसको मोटिवलेस मैलिनिटी टर्म का इस्तेमाल किया गया है, किस व्यक्ति के लिए? मैकबेथ के लिए, ओथेलो के लिए, इयागो के लिए या पोलोनियस के लिए? तो भाई इयागो के लिए इस्तेमाल किया गया है मोटिवलेस मैलिनिटी का। ये क्वेश्चन इतना आसान है, अगर आपने प्लेस पढ़ रखे हैं विलियम शेक्सपियर के तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको मैलिनिटी का हिंदी मीनिंग पता हो। मैलिनिटी कहते हैं शत्रुता, द्वेष। मोटिवलेस आप जानते हैं, जिसका कोई मोटिव ना हो, उद्देश्य ना हो। तो ऐसा इन चारों में से कौन सा शख्स है जो बिना उद्देश्य के नफ़रत या शत्रुता निभाता है? तो भाई वो इयागो ही है जो ओथेलो से नफ़रत निभा रहा है बेफालतू में। सिंपल सी बात थी कि भाई उसे पद नहीं मिला लेफ्टिनेंट का जो उसे चाहिए था, लेकिन वो भी बड़ा तुच्छ कारण नज़र आता है क्योंकि ये प्ले में इतनी बदतमीज़ियाँ करता है इयागो। अगर आपने ओथेलो पढ़ा हो कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ, एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा बवंडर मचा देना और दो लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर देना। इसी वजह से क्रिटिक्स इसे मोटिवलेस मैलिनिटी में घिरा हुआ शख्स मानते हैं कि कोई उद्देश्य नहीं है, बेफालतू में शत्रुता निभा रहा है ओथेलो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड्स डिड विलियम शेक्सपियर बिगिन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर। किस वक्त के दौरान, किस पीरियड्स के दौरान विलियम शेक्सपियर ने एक सक्सेसफुल करियर अचीव कर लिया था एज एन एक्टर लंदन में? आंसर है ए, 1585 से 1592 के बीच वो एक सक्सेसफुल एक्टर थे। बाद में 1592 के बाद इन्होंने राइटिंग्स पर ज़्यादा ध्यान दिया विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट है, रीचिंग लंदन, लंदन पहुंचकर इन 1587 में शेक्सपियर ने ज्वाइन किया। आंसर है ए, बर्बेट्स कंपनी ऑफ एक्टर्स। जी हाँ, बर्बेट्स कंपनी ऑफ एक्टर्स नाम की एक कंपनी थी, थिएटर कंपनी, उसे ज्वाइन किया था विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है। नेक्स्ट है, विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम। कौन सा प्ले ऐसा था जिसमें विलियम शेक्सपियर का नाम एज अ ऑथर छपा था पहली बार? आंसर था लव्स लेबर लॉस्ट। लव्स लेबर लॉस्ट, इसके फर्स्ट पेज पर विलियम शेक्सपियर का नाम एज एन ऑथर पहली बार छपा था।